अभी तक हम लेटेस्ट से बुक के 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और अब है टर्न 8 चैप्टर का। 8 चैप्टर हुआ फंक्शंस का, लेकिन फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम अपना जो भी स्टडी करा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर था गेटिंग स्टार्टेड विद सी। उसके अंदर सी प्रोग्राम को लिखने के क्या रूल्स होते हैं, क्या सिंटैक्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन करा था। सेकंड चैप्टर था सी इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर हमने देखा था कि जो सी के अंदर टाइप डिक्लेरेशन होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, सेंटेंस इनपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है, ये किस तरीके से राइट करे जाते हैं, ये कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं। थर्ड है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमने डिस्कशन करा था इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर कि जब आपके पास कोई कंडीशंस अवेलेबल होती हैं तब कौन से पाथ को चूज करना है, कंडीशन ट्रू होने पे क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होना चाहिए, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सोल्व किसके थ्रू करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि डिसीजन कंट्रोल के अंदर यूज आते हैं। इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स ये आते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में था हमारे पास में फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर जनरली हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर्स का। इन सब के ऊपर भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करी है। उसका फिफ्थ चैप्टर है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जब भी किसी एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करना होता है या पर्टिकुलर ब्लॉक को अगेन एंड अगेन हमें रन कराना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप कंट्रोल सिस्टम। तो उस सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाइल लूप। उसके बाद में मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशंस के अंदर हमने स्टडी करा था डू व्हाइल लूप को, फॉर लूप को, नेस्टेड लूप को, कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड्स का यूज क्या करते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। उसके बाद में हमने रिसेंटली स्टडी करा है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर स्विच केस का कैसे यूज करा जाता है या इफ एल्स का क्या अल्टरनेटिव हमारे पास में अवेलेबल होता है। मल्टीपल चॉइसेस जब हमारे पास में ऑप्शन में अवेलेबल होती है तो उसमें किसी एक चॉइस को चूज करके किस तरीके से हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये हमने केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टडी करा था। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 के अंदर क्या है, फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस यूज क्यों करे जाते हैं, फंक्शंस के बीच के अंदर डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे एक दूसरे को कॉल करते हैं, जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका क्या स्कोप होता है, ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट। जब ऑर्डर किसी पैरामीटर किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करे जाते हैं तो वो कैलकुलेट कैसे होते हैं, कैसे इस तरीके से ट्रेसिंग करी जाती है उनकी। और उसके बाद में छठा होगा रिटर्न टाइप। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, ये सारा कुछ आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज फंक्शन। देखिए फंक्शन का यूज तब होता है जैसे कि आपके पास में कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको कि आप प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे, तो हर बार उसको लिखने की बजाय आप उसको पर्टिकुलर ब्लॉक को अलग से निकाल देते हैं और उसको यूज करने के लिए बार बार देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करूँ, लेकिन अगर मुझे यूआई यूएक्स का काम करवाना तो मैं यूआई यूएक्स का कोई भी बंदा हायर करूंगा, क्योंकि यूआई यूएक्स में कर सकता हूँ लेकिन मेरे साथ में वो एफिशिएंसी नहीं आएगी जो उसको करने की, और अगर मेरी एक गलती हुई तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा किस तरह सोल्व करना है। तो सेम उसी तरीके से फंक्शंस को भी जैसे पर्टिकुलर कोड होता है, जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके अंदर एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। तो एडिशन का यूज हम कई जगह पे कर सकते हैं। तो हर बार एडिशन के जितने 3-4 लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट करें, उससे बेटर है कि हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को अलग निकाल दें, उसको एक नाम दे दें और फिर उसको रीयूज कर लें। तो इस चीज को कहते हैं फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए टास्क ऑफ सम काइंड। एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है जो कि स्पेशल टास्क को ही बार बार करवाना उसका टारगेट होता है कि जब भी कोई ऐसी टास्क होगी तो उसको कॉल कर लेंगे। एवरी सी प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन। एक प्रोग्राम के अंदर वो कुछ नहीं होते, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने स्टडी करा, सबसे पहले लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, फिर conio.h, उसके बाद लिखते हैं void main। मेन भी फंक्शन है, मेन से पहले जो वर्ड लिखा हुआ है वो रिटर्न टाइप को डिफाइन करता है, उसके बाद उसका ब्लॉक होता है। तो हर प्रोग्राम एक फंक्शंस का मिलकर के बना होता है। जैसे मेन फंक्शन किसी के अंदर हो सकता है नहीं, मेन फंक्शन तो हर प्रोग्राम के अंदर होगा, उसके अलावा कितने सारे फंक्शंस हो सकते हैं, अनलिमिटेड। तो क्या होता है, ए सी प्रोग्राम विच ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शंस। एक सी प्रोग्राम के अंदर
एटलीस्ट वन फंक्शन तो होता ही होता है, वो होता है मेन, उसके अलावा कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। इफ ए सी प्रोग्राम कंटेन ओनली वन फंक्शन इट मस्ट बी मेन, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर केवल एक ही फंक्शन है तो वो होगा मेन फंक्शन। इफ ए सी प्रोग्राम कंटेन मोर देन वन फंक्शन देन वन एंड ओनली वन ऑफ दीज फंक्शन मस्ट बी मेन, अगर आपके किसी प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शंस बने हैं तो उसके अंदर केवल एक ही फंक्शन ऐसा होगा जो कि मेन फंक्शन होगा, बाकी सारे फंक्शंस अलग होंगे, क्योंकि मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फंक्शंस दैट माइट बी प्रेजेंट इन ए सी प्रोग्राम, एक सी प्रोग्राम के अंदर कितने सारे फंक्शंस हो सकते हैं इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड होते हैं। ईच फंक्शन इन ए प्रोग्राम विच कॉल्ड इन द सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन कॉल्स इन मेन, ईच फंक्शन इन ए प्रोग्राम विच कॉल्ड इन सीक्वेंस स्पेसिफाइड द फंक्शन कॉल्स इन मेन, मेन फंक्शन के अंदर सारा कोड मेन कोड लिखा होता है, किस फंक्शन को कब कॉल करना होता है ये मेन फंक्शन के अंदर लिखा होता है। ये फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। आफ्टर ईच फंक्शन हैज डन इट्स थिंग कंट्रोल रिटर्न टू मेन फंक्शन व्हेन मेन रन्स आउट ऑफ स्टेटमेंट एंड फंक्शन कॉल द प्रोग्राम एंड। ओके, तो समझ में आया कि सबसे पहले मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उसके बाद ये अगर किसी फंक्शन को कॉल करता है तो उस फंक्शन के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म हो रही है वो टास्क परफॉर्म होने के बाद वापस से प्रोग्राम का जो कर्सर है या पॉइंटर है उसी मेन फंक्शन के अंदर आएगा जहां से कि उसने फंक्शन को कॉल करा, तो उसका जस्ट सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसके पास में पहुंच जाता है। तो ये तो होता है फंक्शन। अब फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शन का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले तो रिटर्न टाइप लिखा हुआ रहता है, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं और इसके अंदर कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं। तो ये एक कंप्लीट फंक्शन का स्ट्रक्चर है, ये होता है उसकी डेफिनेशन के अंदर। जैसे कि नीचे एग्जांपल हमने लिखा है वॉइड मैसेज, मैसेज के आगे जब वॉइड लिखा रहता है, किसी भी फंक्शन से पहले अगर वॉइड लिखा हुआ है तो वो रिटर्न कुछ करेगा नहीं, वो केवल टास्क परफॉर्म करेगा। ये इसको आप यूज करेंगे कि भाई किसी के अंदर वैल्यू असाइन करते तो वो नॉट पॉसिबल है। ये क्या काम, इस मैसेज फंक्शन में क्या काम होगा, जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो ये प्रिंट क्या कर देगा, स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल विद यू, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन है इंट कैल सम, ये सम कैलकुलेट कर रहा है, ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। तो देखिए एक फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, चाहे अर्थमेटिक हो, लॉजिकल हो और स्विच केस हो, इफ एल्स हो, किसी भी प्रोग्रामिंग का जो भी चीज कीवर्ड्स आप सबको यूज कर सकते हो, एक कंप्लीट प्रोग्राम की तरह ये यूज में आता है। लेकिन जिस भी फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर होता है कि इस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो प्रोग्राम उस फंक्शन से बाहर निकलने से पहले आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ती है। तो ये है हमारे फंक्शन का स्ट्रक्चर। क्या होता है, सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है, उसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं, तो उसके अंदर कितने हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनके नाम लिखे हुए होते हैं, दैट्स इट। इसके बाद में आता है व्हाई यूज फंक्शंस, फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं। फंक्शंस का यूज करने के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि दे अलाउ अस टू कंसीव ऑफ आवर प्रोग्राम एज बंच ऑफ सब स्टेप्स। प्रोग्रामिंग का सबसे जो बेस कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है कि आप स्किल प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आपको तोड़ना आना चाहिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बैठते हैं तो उसको पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ब्रेक करते हो और फिर छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर उसका सॉल्यूशन निकालते हो। तो ये फंक्शंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम को सोल्व करने का इजी स्टेप्स मिल जाती है, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। दे अलाउ अस टू रीयूज कोड इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग इट। एक फंक्शन के अंदर जो कोड लिख दिया है, अब उस कोड का को बार बार राइट नहीं करना पड़ेगा, आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, क्योंकि जो टास्क परफॉर्म कर रहा है फंक्शन वही टास्क को बार बार रिपीट करवानी होती है, तो आप केवल उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन अलाउ अस टू कीप आवर वेरिएबल नेम स्पेस क्लीन। एक फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप वहीं तक डिफाइन होता है। एक फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करे हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स एकदम क्लीन होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें 100 वेरिएबल्स की जरूरत है, अगर एक ही फंक्शन के अंदर 100 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आपने तो आप यूज करते करते परेशान हो जाते हो किसका क्या रोल है। उसकी जगह पे हमें पता है कि पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर 2 ही वेरिएबल्स यूज जाएंगे तो वहां पे 2 यूज होते हैं, किसी में 3 हो रहे हैं किसी में 4, तो आपको आइडेंटिफाई होता है इसके अंदर ये फंक्शंस के अंदर ये वेरिएबल है, तो आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं।
फंक्शन अलाउ अस टू टेस्ट स्मॉल पार्ट्स ऑफ आवर प्रोग्राम इन आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट। बिल्कुल सी बात है कि जब आपके पास में आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम के अंदर सोल्व कर दिया है, डिवाइड कर दिया, तो उस छोटे से पार्ट को टेस्ट कर पाते हैं हम इजी तरीके से पूरे की पूरी प्रॉब्लम को आइसोलेट करने के बाद। जैसे कि मान लीजिए कि आप घर के अंदर जब भी वो काम होता है, फर्नीचर काम करने वाला अलग होता है, पेंटिंग काम करने वाला अलग होता है। पेंटिंग के अंदर जब भी दिक्कत आती है तो पेंटिंग वाले को ही बोलोगे, ना कि फर्नीचर वाले को। तो इस तरीके से हर टास्क को करने का काम अलग अलग हो जाता है और हर बंदा अलग अलग हो गया। तो उसी तरीके से वही रोल यहाँ पे फंक्शंस प्ले करते हैं कि भाई ये अपना स्पेसिफाइड जॉब है, इसको ये फंक्शन कंप्लीट करेगा। अगर इस तरह की किसी प्रॉब्लम के अंदर कुछ एरर आ रही है तो आपको जाके उसी फंक्शन के अंदर चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल स्मूथली चलता है। उसके बाद में क्या था, पासिंग वैल्यू बिटवीन फंक्शन। जब हम बोल रहे हैं कि एक जो प्रोग्राम है मल्टीपल फंक्शंस का ग्रुप होता है, अब ये मल्टीपल फंक्शंस के अंदर वैल्यूज कैसे पास होती है? वैल्यूज पास होती है पैरामीटर्स के थ्रू। द मैकेनिज्म यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द फंक्शंस इज द आर्ग्यूमेंट, समटाइम द आर्ग्यूमेंट आल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स। जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर बताया था, ये जो चीज होती है ये एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर डेटा ट्रांसफर का काम करती है। ये जो क्या है पैरामीटर्स है। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर 1 ये पैरामीटर हो गया, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर 2 ये पैरामीटर हो गया, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर 3 ये पैरामीटर हो गया। इससे कितने पैरामीटर हो सकते हैं? ये जो पैरामीटर्स हैं इनको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और यही काम में आते हैं डेटा ट्रांसफर के। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे लिखा हुआ है एक फंक्शन है इंट कैल्सम, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड। इसके 3 वेरिएबल डिक्लेयर है इंटीजर टाइप के। मेन फंक्शन चला गया, यहाँ सम इक्वल टू कैल्शियम ए बी सी। यहाँ पे फंक्शन है कैल्शियम, ये रिटर्न कर रहा है सम के अंदर रिटर्न क्या कर रहा है ए बी सी को। ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे स्कैन करी है कीबोर्ड के थ्रू। अब जब इस वैल्यूज को हम पास करेंगे कैल्शियम के अंदर तो देखिए जो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी वहां एक्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, बी की वैल्यू वाई के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, सी की वैल्यू जेड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो मेन फंक्शन से कैल्शियम फंक्शन के अंदर डेटा ट्रांसफर करा अपन ने और आर्ग्यूमेंट के थ्रू या पैरामीटर्स के थ्रू। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करी इसने जो रिटर्न करा वो रिटर्न वापस से यहाँ पास हो जाएगा। तो वापस से कैलकुलेशन करने के बाद क्या चीज थी उससे सम के अंदर हमारे पास में स्टोर भी होगा। तो इस तरीके से वैल्यूज को पास करा जाता है बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। अब आता है स्कोप रूल ऑफ फंक्शंस। एक फंक्शन जो होता है उसका अपने आप में एक अल्टीमेट प्रोग्राम होता है, इंडिविजुअल प्रोग्राम होता है। तो उसके अंदर वो वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो उसका स्कोप जो होता है उसके वेरिएबल्स का उसी के अंदर होता है। जैसे कि ये मान लीजिए वो डिस्प्ले इंट है, यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 20 कर रखा है। तो इस आई को एक्सेस हम इस फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो स्कोप है इनके ब्रैकेट क्लोज होने के साथ ही खत्म हो गया। जैसे इंट जे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है तो जे को हम यूज केवल इसी ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं। जे का यूज अगर हम ऊपर मेन फंक्शन में करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, तो क्योंकि इसके स्कोप से बाहर है। तो स्कोप की लिमिट सी लैंग्वेज के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से लिमिट हो जाती है। जो इस ब्लॉक के अंदर ओपन होने से स्टार्ट हुआ था उसकी लाइफ इस ब्लॉक के बंद होने के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो ये इसका स्कोप होता है फंक्शंस का। उसके बाद में आता है ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। जब हमने देखा है कि ये फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, तो जब इनके ऊपर कैलकुलेशन होगी तो ये कैसे यूज आता है जिसको समझने के लिए जैसे प्रिंटफ हम यूज करते हैं। प्रिंटफ भी एक फंक्शन है जो कि इनबिल्ट है इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर, जो कि यूज आता है डिस्प्ले करने के लिए कंसोल के ऊपर हमारे पास में जो भी प्रिंट करना है। जैसे फंक्शन है ए बी सी डी, ये फंक्शन है, इसके अंदर 4 पैरामीटर है, इनके अंदर कॉल करने का कोई प्रोसेस है तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि लेफ्ट से कॉल हुआ है कि राइट से कॉल हुआ है। लेकिन प्रिंटफ के अंदर देखिए यहाँ लिखा %d%d%d, उसके बाद में ए, ये प्री इंक्रीमेंट और ये पोस्ट इंक्रीमेंट। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट की कैलकुलेशन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, ना कि राइट टू लेफ्ट होती है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, इंट ए की वैल्यू आई है 1, अभी यहाँ चला गया %d की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही थी 1, तो ये प्रिंट में चला गया 1। उसके बाद में प्लस प्लस ए का मतलब क्या था, प्री इंक्रीमेंट, तो 1 से वैल्यू क्या इंक्रीज हो गई 2 होगी। उसके बाद में ये पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ये वापस से 2 की 2 ही प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में ये 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट। ओके,
इसके बाद में आता है हमारे पास रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है वो होता है रिटर्न टाइप। जैसे कि मेन फंक्शन के पहले हमने इंट लिखा हुआ है, तो जब भी ये इंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे ही इंट मेन फंक्शन का एंड होने को होता है उससे जस्ट पहले हम रिटर्न 0 भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने डिमांड करी है इंटीजर टाइप की फंक्शन अपने सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद में हमको ये रिटर्न पे करेगा। उसी तरीके से फ्लोट टाइप का हो गया, ये यहाँ पे लिखा है फ्लोट, मतलब कि ये जो स्क्वायर होगा ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमको फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो ये होता है रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप का जो भी फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं उस फंक्शन की डेफिनेशन क्लोज होने से पहले कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा हमें इस टाइप की, जो कि इसके रिटर्न टाइप के अंदर डिफाइंड है। तो इस तरीके से हमने एक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का यूज क्यों होता है, फंक्शन के अंदर डेटा का ट्रांसफर कैसा होता है, रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का ऑर्डर क्या होता है कॉल करने का, आर्ग्यूमेंट्स का, ये सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 8th चैप्टर फंक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.8। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोलेंगे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। आउटपुट किसी प्रोग्राम का जब निकलता है जब प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो, तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम का सिंटैक्स चेक करेंगे सही है कि नहीं है। इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल बिल्कुल सही है, वो डिस्प्ले या फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है, डिफाइन नहीं करेगा, ओनली डिक्लेरेशन है। मेन फंक्शन की डेफिनेशन है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, रिटर्न टाइप इंटीजर है तो रिटर्न में क्या कर रहा है हमारे पास वैल्यू 0, और प्रिंट टाइप के अंदर लर्न सी आ गया और डिस्प्ले आ गया। मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले हमने कॉल कर लिया। अब डिस्प्ले के पैरामीटर में आया हम डेफिनेशन में, डिस्प्ले की डेफिनेशन से ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके अंदर प्रिंट टाइप करा, फॉलोड बाय दिस, ये प्रिंट करना है, उसके बाद में इसने मेन फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो टेक्निकली ये सिंटेक्स वाइज इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप के अंदर फंसेगा। क्यों? क्योंकि मैन ने कॉल करा डिस्प्ले को, मैन ने कॉल करा डिस्प्ले को, डिस्प्ले ने कॉल कर लिया मैन को, और ये एग्जीक्यूशन को रोकने की हमारे पास में कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अल्टीमेटली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इनफाइनाइट लूप के अंदर प्रिंट करता रहेगा लर्न सी फॉलोड बाई C++, C# एंड जावा। ये कंप्लीटली इनफाइनाइट लूप तक चलता रहेगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो तो ठीक है, बट एग्जीक्यूशन का एंड कब होना है ये हमारे पास में इसके अंदर डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन A.B, इसके अंदर क्या बोला गया है, वही निकालना आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। सबसे पहले प्रोग्राम को सिंटैक्स चेक करते हैं, stdio.h हेडर फाइल ठीक है, इंट चेक इंट, ये फंक्शन है चेक नाम से, जो रिटर्न में क्या करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू, और जो पैरामीटर होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। इंट मेन फंक्शन के अंदर चले गए हम, इंट i इक्वल टू 45 डिक्लेयर विद इनिशियलाइजेशन हो गया, c ओनली डिक्लेयर्ड है, c के अंदर वैल्यू आएगी चेक i के थ्रू, जो चेक फंक्शन है उसको जब कॉल करेंगे तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आउटपुट के अंदर हमारे पास में डिस्प्ले में आ जाएगी यहाँ पर। तो देखिए ये ठीक था, तो चेक फंक्शन के अंदर तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर खत्म हो गया। ये यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू इसने डिक्लेयर कर रखी थी, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू है, वो रिटर्न के अंदर इंटीजर है तो रिटर्न के अंदर भी इंटीजर ही करेगा। तो देखिए क्या कर रखा प्रोग्राम के अंदर, ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और i की वैल्यू क्या है 45, तो ये कंडीशन सही होगी तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास में 100। A.C इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल बिल्कुल सही इंक्लूड कर रखी है, एक वेरिएबल फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करने के लिए सर्किल नाम का एक फंक्शन डिफाइंड डिक्लेयर कर रखा है, जो कि रिटर्न करेगा फ्लोटिंग टाइप वैल्यू और इनपुट मिलेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू। ये आ गया मेन फंक्शन जो इंटीजर रिटर्न करता है, रिटर्न कर रहा है बिल्कुल 0। ये चेक करना क्यों जरूरी है कि प्रोग्राम का सिंटैक्स ठीक है या नहीं है। फ्लोट एरिया नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा है, इंट रेडियस इक्वल टू 1, रेडियस 1 है, तो एरिया इक्वल टू सर्किल रेडियस, सर्किल नाम का फंक्शन इसमें बनाया है। यहाँ पे सर्किल के अंदर क्या आ रहा है, फ्लोट a पाई r स्क्वायर r मल्टीप्लाइड बाई i r, और रिटर्न में क्या कर देगा a इक्वल रिटर्न करेगा। तो देखिए सर्किल आया यहाँ पे, रेडियस के अंदर 1 है तो 1 पास हुआ, 1 है तो यहाँ पे 1 आया, तो ये क्या 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आउटपुट में क्या आ गया हमारे पास में 3.14। तो इस सर्किल की जो वैल्यू आ रही है रिटर्न a, ये रिटर्न क्या करेगा हमको 3.14, तो आउटपुट में क्या आएगा 3.14। A.D इसके अंदर भी हमसे पूछा गया सेम के आउटपुट हमें बताना है, stdio.h बिल्कुल हेडर फाइल सही है, इंट मैन ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया और रिटर्न टाइप ही 0 डिक्लेयर कर रखा, मेन फंक्शन का डेफिनेशन बिल्कुल सही है। अब ये लिख दिया वॉइड स्लोगन, वॉइड स्लोगन यहाँ पे इसने डिक्लेयर कर दिया है, वॉइड स्लोगन ये हो गया।
इस प्रोग्राम के अंदर तो एरर है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करा जा सकता है, उसको डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, ये इसकी एरर हो गई, क्योंकि इसका ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको डिक्लेयर करा है तो फिर इसका फंक्शन को लिखने का भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इसका स्कोप भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के 8 चैप्टर फंक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.A। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर्स को हमें आइडेंटिफाई करना, अगर कुछ गलत है तो देखिए प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stdi.h, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंट एड मल्ट इंट ये फंक्शन डिक्लेयर्ड है जिसका नाम है एड मल्ट, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और 2 पैरामीटर होंगे जो इंटीजर टाइप के होंगे। ये मेन फंक्शन हो गया, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गए और रिटर्न टाइप 0 चली गई है, क्योंकि रिटर्न टाइप यहाँ पे दे रखा है, तो ठीक है। इंट ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विद इनिशियलाइजेशन, के एंड एल जो है वेरिएबल ओनली डिक्लेयर्ड है। यहाँ फंक्शंस को कॉल कर रखा है, 2 पैरामीटर चाहिए तो दोनों पैरामीटर दे रखे हैं, इसलिए इंटीजर टाइप में इंटीजर दे रखे हैं। प्रिंटफ के अंदर %d 2 पैरामीटर यहाँ पे फॉरवर्ड स्पेसिफायर हैं और ये दोनों डिस्प्ले के लिए ले रखे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मेन फंक्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब हम चले जाते हैं फंक्शन की बॉडी पार्ट के अंदर। इंट एड मल्टीप्लीकेशन, इंट II एंड j, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं, पैरामीटर डिक्लेयर कर रखे हैं। इंट के एल ये भी अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, के अंदर ये आ गया, एल के अंदर ये आ गया, रिटर्न के अंदर के कोमा एल कर दिया। देखिए कोई भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न जो करेगा केवल एक ही तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवा रखी है हमने 2, के एंड एल, तो ये यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे सिंगल होना चाहिए, अगर यहाँ पे होता के प्लस एल के माइनस दिस, तो ये कैलकुलेट होकर के सिंगल वो वैल्यू बन जाती, तो ये पूरा प्रोग्राम ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पे रिटर्न के अंदर मल्टीपल वैल्यू कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो एरर क्या है, इन रिटर्न स्टेटमेंट इट शुड बी 1 वैल्यू नॉट मल्टीपल। B.B पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। stdia.h बिल्कुल सही है, मैसेज नाम का फंक्शन है जो कि डिक्लेयर्ड है, ये फंक्शन मैन है, स्टार्ट हो गया, इंट हो गया रिटर्न, तो रिटर्न यहाँ पे दे रखा है, इंटीजर ए आ गया, ए इक्वल टू मैसेज, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है वो तो नॉन रिटर्न टाइप है, कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करेगा तो ए के अंदर क्या साइन करेंगे, कुछ नहीं साइन हो सकता। तो एक तो ये यहाँ पे गलत हो गया स्टेटमेंट, ये गलत हो गया। दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन भी गलत हो गई। आउटपुट ऑफ मैसेज फंक्शन इज स्टोरिंग इन ए बट फंक्शन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जब कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं करा तो उसके आउटपुट के अंदर किसके अंदर वैल्यू स्टोर कराएंगे। B.C stdia.h बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन बिल्कुल इंटीजर टाइप रिटर्न है, तो रिटर्न ये दे रखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स है। फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विद इनिशियलाइजेशन, कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट है, उसका इनिशियलाइजेशन भी कर रखा है। ये फंक्शन है प्रिंट इट ACH, इसको कॉल करा गया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन कहाँ है, ये इसकी डेफिनेशन इंट ACH। ये दोनों के दोनों यहाँ पे डिक्लेयर्ड है पैरामीटर, लेकिन इनका डेटा टाइप नहीं पता लग रहा, तो ये सिंटैक्स गलत हो गया कि कोई भी पैरामीटर डिक्लेयर करने से पहले उसका रिटर्न टाइप, पैरामीटर का टाइप डिफाइन होता है कि उसका डेटा किस टाइप का है, तो यहाँ पे ये एरर हो गई है। एरर क्या है, ए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पैरामीटर टाइप नॉट डिफाइंड। B.D इसके अंदर क्या है, stdia.h बिल्कुल सही है, वॉइड मैसेज बिल्कुल सही है, ये फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है जो कि नॉन रिटर्न टाइप है। बॉडी में गए तो ये भी नॉन रिटर्न टाइप है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसने कॉल करा मैसेज रिटर्न 0, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे एरर है क्योंकि ये वॉइड मैसेज है, यहाँ पे सेमीकोलन दिखाने की, ये तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट ही टर्मिनेट हो गया, तो ये तो डिक्लेरेशन हो गया, बॉडी पार्ट में तो आया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल डिक्लेरेशन हो रखे हैं सेम फंक्शन के, तो ये गलत हो गया। और डिक्लेयर तो कर रखे हैं लेकिन डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। B.E पॉइंट आउट द एरर्स। stdia.h इंट मैन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके अंदर लेट अस सी नाम का एक जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो यूज कर रखा है, ये गलत है। फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं हो सकती, डिक्लेरेशन नहीं हो सकता।
अगर ऐसा ही करना तो फंक्शन का तो जो पर्पस था वही खत्म हो गया कि भाई इसके अंदर ये यूज करने लायक भी अगर होता भी तो रियल मेन फंक्शन के अंदर यूज हो सकता था, कहीं और यूज ही नहीं हो सकता था। तो कोड की रीयूजेबिलिटी भी खत्म हो गई, बार बार कॉल भी करने की खत्म हो गई, ये रिटर्न टाइप भी नहीं हुआ कुछ भी। तो ये सारा प्रोग्राम गलत है क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं हो सकती। डेफिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन शुड बी आउट ऑफ फंक्शन। d.f इंक्लूड stdio.h बिल्कुल सही है। void मैसेज सही है। इंट मैन मैसेज के अंदर मैसेज को कॉल कर लिया गया है, मैसेज के अंदर मैसेज को कॉल कर लिया गया है, लेकिन जो पैरामीटर है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर क्या है कि इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होता, लेकिन मैसेज के अंदर पैरामीटर पास कर रखा है, मैसेज खुद को, तो यहाँ पे गलत हो गया। पैरामीटर मैसेज फंक्शन इज रॉन्ग। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 8th चैप्टर फंक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.A। इस क्वेश्चन में बोला गया है इज दिस ए करेक्टली रिटर्न फंक्शन, कि ये फंक्शन सही है, इसके बारे में बताना है। तो फंक्शन में क्या है, इंट रिटर्न कर रखा है, रिटर्न टाइप है, एसक्यूआर फंक्शन का नाम है इंट ए, ये पैरामीटर डिक्लेयर्ड है, इसके बाद में सेमीकोलन, मतलब कि ये तो केवल वेरिएबल फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ, डेफिनेशन तो आई नहीं। अगर ये सेमीकोलन या नहीं होता तो ये फंक्शन बिल्कुल ठीक होता, लेकिन ये सेमीकोलन लगने की वजह से ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ओके, फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये है क्वेश्चन C.B का 1। द वेरिएबल्स कॉमनली यूज्ड इन C फंक्शंस आर अवेलेबल टू ऑल द फंक्शंस इन ए प्रोग्राम, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्कोप रूल ऑफ C लैंग्वेज किसी भी वेरिएबल का स्कोप तभी तक है जब उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स के बीच में, जिनके बीच में डिक्लेयर करा गया है। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जो कि मेन फंक्शन से बाहर ही है, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। बट किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो उसको हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। सेकंड है टू रिटर्न द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन वी मस्ट यूज द कीवर्ड रिटर्न, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि जैसे ही किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो कर्सर अपने आप कंट्रोल प्रोग्राम को वहां चला जाता है जहां पे उस फंक्शन को कॉल कराता है, उसके जस्ट सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है। क्वेश्चन C.B.3 द सेम वेरिएबल नेम कैन बी यूज इन डिफरेंट फंक्शन विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल। जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड अलग अलग फंक्शंस के अंदर होंगे तो उनका स्कोप भी उनके साथ ही खत्म हो जाता है, इसलिए सेम नाम से मल्टीपल फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है C.B-4 एवरी कॉल्ड फंक्शन मस्ट कंटेन ए रिटर्न स्टेटमेंट, रॉन्ग। क्योंकि हो सकता है कोई फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप हो जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, कोई फंक्शन हो सकता है रिटर्न टाइप हो जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो एवरी फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है ये फंक्शन में कंटेन मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। ये फंक्शन के अंदर कई सारी कंडीशंस के बेस के ऊपर अलग अलग रिटर्न स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं जो कि अलग अलग वैल्यूज को रिटर्न करेंगे, तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल टाइम रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है। ईच रिटर्न स्टेटमेंट इन ए फंक्शन में रिटर्न ए डिफरेंट वैल्यू एज डिस्कस इन जस्ट प्रीवियस, एवरी रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। C.B-7 इसके अंदर क्या है, फंक्शन कैन स्टिल बी यूजफुल even if you don't pass any argument to it and the function doesn't return any value back। कुछ फंक्शंस ऐसे हो जिनके अंदर कुछ प्रिंटिंग करना है या कुछ इनपुट पैरामीटर आपने दिए होंगे, उनके बेस के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करनी है और उनको कहीं यूज करना है, कहीं स्टोर करना है, बट रिटर्न नहीं करना है, तो ये कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है कि किसी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, उसका रिटर्न टाइप होना ही चाहिए, कुछ वैल्यू रिटर्न करे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नहीं, स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, फंक्शन कैन स्टिल बी यूजफुल इवन इफ यू डोंट पास एनी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे तो भी यूजफुल है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करे तो भी फंक्शन यूजफुल है, तो फंक्शन स्टेटमेंट ट्रू हो गया। C.B-8
सेम नेम्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल का जो नाम डिक्लेयर हो गया वो दूसरा डिक्लेयर नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर। तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो वो प्रोग्राम के अंदर उनका पूरा फंक्शन उन फंक्शंस का स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है। तो जब एक नाम आ गया ऑलरेडी तो उस नाम से दूसरे फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते सी लैंग्वेज के अंदर। हम बात नहीं करें सी प्लस प्लस की, सी के अंदर कर सकते नहीं है सेम नाम के अलग अलग फंक्शंस। ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। B.9 ये फंक्शन में बी कॉल्ड मोर देन वंस फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से कितनी भी टाइम्स हम कॉल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी फॉर ए फंक्शन टू रिटर्न सम वैल्यू। नो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रिटर्न सम वैल्यू। इफ द फंक्शन इज रिटर्न हैज रिटर्न टाइप देन इट शुड रिटर्न सम वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न करेगा तो एरर आएगी। ये हो गया फॉल्स कि किसी भी फंक्शन के रिटर्न करना कंपलसरी नहीं है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 8th चैप्टर फंक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.A। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। तो मतलब हमें निकालना है किसी भी इंटीजर वैल्यू का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल होता कैसे है, निकलता कैसे है। फैक्टोरियल ऑफ 5 का मतलब होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। फैक्टोरियल ऑफ 10 होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 2 1। फैक्टोरियल मैथमेटिकल टर्म है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपको दिया गया उस नंबर को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक रिवर्स में लेके जाना है उसको मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे कि हमने एग्जांपल में शो करा है। इसका हमें एक फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना के चेक कर लेते हैं फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक तो होता है सबसे पहले तो होता है रिटर्न टाइप। इंटीजर वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न में क्या आएगा इंटीजर। तो ये तो हो गया हमारा इंटीजर टाइप। फंक्शन का नाम क्या होगा फैक्टोरियल, क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो गए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गए। इसके अंदर क्या जैसे कि हमने इंट यहाँ पे लिखा है तो उसके बाद में एक रिटर्न स्टेटमेंट भी होगा जहाँ पे फैक्टोरियल का एंड होगा। कोई भी फंक्शन का रिटर्न टाइप जहाँ होता है तो उसका ये होता है। अब ये वैल्यू का रिटर्न करेगा ये हम फैक्टोरियल के अंदर देखेंगे। फैक्टोरियल किसका निकालना है FACTORIAL। फैक्टोरियल किसका निकालना है यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर। जो नंबर हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे उसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस चीज का हमें निकालना है क्या फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले फैक्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर की हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। अब हमें नंबर को 5 से लेके 1 तक लेके जाना है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा लूप के थ्रू। लूप इसके अंदर आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, बाई लूप भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे लूप का यूज कर लेते हैं। इंट आई इक्वल टू 5 आ गया है, ठीक है, उसको तो वैसे वैसे रखना है। लूप कहाँ बाई लूप को यूज कर रहे हैं, चलेगा कहाँ से कहाँ तक, जब तक नंबर की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक इस रूम को कंटिन्यू करना है, लूप को कंटिन्यू करना है। वाइल आ गया, नंबर को यहाँ पे हमें माइनस करते रहना है। क्यों? क्योंकि 5 आएगा तो उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, तो जो नंबर आएगा उसको रिड्यूस करते हुए जाना है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम ऑलरेडी डिस्कशन भी कर चुके हैं वाइल लूप और फॉर लूप के अंदर। अब ये चला गया। अब फैक्ट की वैल्यू जो हम इनिशियली यहाँ पे करा था तो फैक्ट का वैल्यू हम कर देते हैं स्टोर 1। क्यों? अगर इसको 1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कोई भी इंटीजर की गार्बेज वैल्यू होगी वो आ जाएगी और हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आएगा, कुछ भी रैंडम चीज आती रहेगी। फैक्ट के अंदर क्या करा हम फैक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर से। अभी नंबर से करेंगे तो कैसे होता जाएगा, सबसे पहले तो फैक्ट की वैल्यू आई है 1। फर्स्ट टाइम पे नंबर की वैल्यू जो भी आप कीबोर्ड से एंटर करोगे वो आ जाएगा, तो उससे मल्टीप्लाई करा तो फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। जैसे 5 अगर हम नंबर वैल्यू करेंगे तो फैक्ट के अंदर सबसे फर्स्ट इटरेशन के अंदर क्या वैल्यू आ गई 5, तो उसके बाद में ये आ जाएगा नंबर माइनस माइनस, मतलब 5 की जगह पे हो गया 4। तो फैक्टोरियल की तो वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाइड बाय हो गया 4 से। अब ये वैल्यू असाइन हो जाएगी फैक्टोरियल के अंदर, यहाँ पे फैक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 की। अब उसके बाद 3 हो जाएगा तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फैक्टोरियल का पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। और रिटर्न में यहाँ पे हम क्या कर देंगे
फैक्ट। तो ये तो हो जाएगा, इसका छोटा सा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर कुछ एरर तो नहीं है। सबसे पहले फाइल सेव कर लेते हैं। हमारी क्या है, चैप्टर 8 का DA.C include stdio.h has include conio.h void main clr scr gtch। फैक्टोरियल फंक्शन का क्या लॉजिक है वो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हमें निकालना क्या है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। कौन सा फंक्शन है, इंटीजर टाइप का है, फैक्टोरियल नाम का होगा यहाँ पे, और इसके अंदर इंटीजर टाइप का पैरामीटर होगा। ये तो हमने फैक्टोरियल नाम का जो हमें एक फंक्शन चाहिए उसका मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया। डिक्लेरेशन कर दिया है तो डिक्लेरेशन के बाद में इसकी डेफिनेशन भी होनी चाहिए। डेफिनेशन इसकी कहाँ होगी, मेन फंक्शन के बाहर। कैसे होगी फंक्शन की डेफिनेशन, कैसे लिखते हैं, इंट फैक्टोरियल इंट नंबर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गए। यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया एक इंट फैक्ट, उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया 1 से। क्यों, क्योंकि गार्बेज वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि फैक्ट की वैल्यू हम यहाँ पे लेने वाले हैं नहीं। अब इसको यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न। क्या करेंगे, जो फैक्ट के अंदर वैल्यू चली जाएगी उसी को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन तो हो गई कंप्लीट। अब हमें निकालना है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल के लिए क्या कंडीशन है कि जब तक नंबर की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ गए। फैक्ट के अंदर हमें इसे असाइन करना है तो क्या होगा, फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई नंबर, और नंबर को हर बार हम रिड्यूस करते हुए चले जाएंगे। ये इसका लॉजिक है। इसको हमने सेव कर दिया फंक्शन को। ऑल्ट F9 कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, सेव कर दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। कॉल करने से पहले जब नंबर हम पास करेंगे तो नंबर की वैल्यू हमारे पास में आनी चाहिए। तो जहां भी यहाँ पे हम नंबर हम पास कर रहे हैं यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी नंबर हो, ये कुछ और भी कर सकते हैं। दोनों के साथ में करके हम चेक करेंगे। नंबर हमें एंटर करवाना है कीबोर्ड के थ्रू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, printf एंटर एनी नंबर, scanf % फॉर्मेट स्पेसिफायर %, नंबर। यहाँ पे हो गया। अब इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, CTORIAL, ये फंक्शन हो गया। इसके अंदर वैल्यू क्या पास करनी है, नंबर। ऑल्ट F9 कर दिया हमने, F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा के रन करा के चेक कर लेते हैं। नंबर डाल दिया हमने 1। ठीक है, वैल्यू डिस्प्ले में नहीं गई क्योंकि हमने जो भी नंबर आया था उसको डिस्प्ले में नहीं करवाया। देखिए पहले तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। printf फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रहे हैं हम, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, यहाँ आ गया %d, ये आ गया यहाँ पे नंबर। ओके, इसको हम ले लेते हैं न्यू लाइन के अंदर, /n कर दिया, सीक्वेंस टर्मिनेटर, कंट्रोल F9 हमने रन कराई। जहाँ पे एंट्री करी हमने 4 कीबोर्ड के थ्रू। फैक्टोरियल नंबर इज आया 0 नंबर आया क्यों है, देख लेते हैं क्या रहे। फैक्टोरियल नंबर यहाँ पे नंबर की वैल्यू देखिए 5 4 3 2 1 होती हुई चल लास्ट में 0 से लेकर, और हमने प्रिंट करा दिया नंबर। नंबर प्रिंट नहीं करवा के हमें प्रिंट करवाना था क्या, फैक्ट। 5 की वैल्यू डाली, आउटपुट में आ गया हमारे पास है 120। तो ये फंक्शन है फॉर कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल। लेकिन हमने इसका डेफिनेशन में डाला है इंटीजर टाइप रिटर्न है, तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हमें यहाँ पे कैच भी करनी पड़ेगी। कैच कैसे करेंगे,
यहाँ पे दे दिया हमने फैक्ट। फैक्ट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ लिख दिया हमने फैक्ट के अंदर फंक्शन की जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी वो इसने यहाँ पे असाइन कर दी। अब देखिए इसी चीज को हम यहाँ प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर नंबर इज %d और जहां पे आ गया फैक्ट। F2 सेव कर दिया, Alt F9 कर दिया, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9 से हमने रन करा दिया। अब लिख दिया हमने एंटर एनी नंबर 5, ये कर दिया फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज 120। तो ये हमारे पास में फैक्टोरियल निकल करके आ गया। यहाँ पे हमने ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन के साथ डेफिनेशन स्टार्ट हुआ है, या फैक्टोरियल का वैल्यू निकल गई, ये यहाँ पे रिटर्न के अंदर हमें नंबर दे रहा है। जो भी वैल्यू यहाँ रिटर्न करेगा वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी, इसका आउटपुट यहाँ असाइन हो गया। इसकी जगह पे हम सीधा का सीधा इसको भी यूज कर सकते हैं कि ये फैक्ट ना हटा करके अगर हमें वैल्यू केवल एक बार यूज करना है तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल नंबर। वार्निंग ये दे रहा है कि फैक्ट आपने डिक्लेयर कर रखा है बट इसको यूज नहीं कर रखा, तो कोई बात नहीं है, हम अलग तरीके से यूज कर रहे हैं अभी इसको। कंट्रोल F9 5 करा 120, तो वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं पड़ी अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल का फंक्शन बन गया। फैक्टोरियल के फंक्शन को हमने इसके अंदर यूज भी कर लिया। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया फैक्टोरियल निकालने का, ओके। बट इसके अंदर हमने क्या क्या यूज करा है, इसके अंदर हमने यूज करा है लूप सिस्टम का, इसके अंदर यूज करा फंक्शंस का, फंक्शन किस तरह के, जो रिटर्न टाइप फंक्शंस होते हैं उनका, प्रिंटफ स्कैनअप का यूज करा है और इसको हमने डिस्प्ले के अंदर करवाया है। अब देखिए इसके अंदर अब ये हमने फॉर लूप के थ्रू करा है, अगर हम इसको फॉर लूप के थ्रू ना करके इसको हम व्हाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। नहीं, व्हाइल लूप के थ्रू करें, हम इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं। फॉर लूप से कैसे करेंगे, ये हम कमेंट कर देते हैं पूरा का पूरा। फॉर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नंबर माइनस माइनस, जो हमने व्हाइल लूप में लिखा था वही हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जस्ट नंबर तो माइनस माइनस यहाँ हो गया है और यहाँ हम क्या कर देंगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई नंबर। कंट्रोल F9 हमने एंट्री करी 5 की और आ गया 120। तो व्हाइल लूप का भी यूज कर लिया हमने इसके अंदर, तो फॉर लूप का भी यूज कर लिया। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के 8th चैप्टर फंक्शंस के एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.B। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया राइट ए फंक्शन पावर AB टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ A रेज टू B। मतलब कि जो हमारे पास math.h हेडर फाइल का यूज करके हमने पावर फंक्शन का यूज करा था। अभी पावर फंक्शन यूज काम कैसे करता था, पावर x, y, तो ये निकालता था x की पावर y। उसी तरीके से हमें निकालना है x की पावर y का जो मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है math.h हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी, उसे हम अपने कोड के थ्रू लिखेंगे, अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको डिराइव करना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर निकलती कैसे है। जैसे कि मान लीजिए 2 रेज टू पावर 3, इसका मतलब क्या होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ये होगा 2 रेज टू पावर 3, तो ये हो गया 8। जैसे मान लीजिए कि बोला जाए 2 रेज टू पावर 5, तो 2 रेज टू पावर का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो क्या हो गया 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 32। तो ये निकलता कैसे है, जिसकी पावर हमें निकालनी है उस नंबर को उतने ही बार खुद से सेल्फ से मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर। अब जब हम इसको बात करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू तो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम लूपिंग का डिस्कशन कर चुके हैं, इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू, व्हाइल लूप के थ्रू एंड डू व्हाइल के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। बट मोस्टली डू व्हाइल का हम यूज नहीं करते हैं,
फॉर एंड वाइल के थ्रू हम यूज कर लेंगे, फॉर का यूज करेंगे या वाइल का, दोनों के साथ इंप्लीमेंट करके इसको हम टेस्ट कर लेंगे इजी तरीके से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे a की पावर b हमें निकालना है, a b ये दो हमारे पास में वेरिएबल आ गए। वेरिएबल किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। ये क्या बताएगा, a की पावर b निकालना है, तो a की स्टार्टिंग कहाँ से होनी, कहाँ से कहाँ तक जानी। जैसे देखिए मान लीजिए पावर b की वैल्यू इसने कर दी हमारे पास में 5, तो फॉर लूप को कहाँ से कहाँ तक हमें रन कराना है, तो इसका हमें ध्यान कैसे रखना पड़ेगा। जैसे 2 की पावर अगर 5 बोलेगा ये, तो रेस टू पावर 5, मतलब फर्स्ट टाइम पे 2 को मल्टीप्लाई करा, फिर 2 को करा, तो 5 काउंटिंग करनी है हमें। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि 1 से स्टार्ट करा और 5 तक हमने लूप को रन करा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक नंबर और लेना पड़ेगा कि मतलब कहाँ से हमने स्टार्ट करा है, तो एक वेरिएबल ले लिया हमने स्टार्ट, ओके। और अगर फॉर लूप लेंगे तो फॉर लूप नहीं लेंगे तो हम इसको विदाउट स्टार्ट के भी हम इसको यूज कर सकते हैं, वाइल लूप के थ्रू तो हम इसको इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए अब इसको प्रोग्राम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फॉर के अंदर फॉर स्टार्ट इक्वल टू 1, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू 5, स्टार्ट प्लस प्लस। स्टार्ट हमने वेरिएबल इसलिए लिया है कि ये कहाँ से हमने स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड जाएगा। तो एंड की वैल्यू यहाँ पे हमने 5 कर दी। 5 क्यों है, क्योंकि हमने b की वैल्यू 5 रखी थी, तो 5 ना करके इसको यहाँ पर रख देते हैं b। तो अब b की वैल्यू 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अब हमारा जनरलाइज हो गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसको स्टोर भी कहीं ना कहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे, a इक्वल टू ए बराबर क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाई a। अब ये इस तरीके से करते हुए जाएंगे तो हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम रन होता हुआ चला जाएगा। क्यों, जैसे देखिए इसको हम रन करा करके चेक करते हैं कि अगर स्टार्ट की वैल्यू आएगी 1 और a की वैल्यू है स्टार्टिंग में 2, तो जब फर्स्ट लूप चल रहा है तो a के अंदर हमने वसाइन क्या कर दिया, a इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a। ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब हो गया 4। अब वापस a के अंदर तो 4 आ गया, तो अब a इक्वल टू वापस हम a मल्टीप्लाइड बाई a जब कर रहे हैं तो क्या आ गया, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 16। अब जैसे स्टार्ट की वैल्यू 3 आएगी तो अब a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मल्टीप्लाइड बाई 16, मतलब ये नंबर 32 नहीं हुआ, ये कितना नंबर हुआ, 16 96 9 16 9 25, ये हुआ 256। लेकिन ये तो हमारे पास में 2 की पावर 5 का आंसर नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में फर्स्ट टाइम जिसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं उस कैलकुलेट को हम किसी और नंबर के अंदर स्टोर करके रख देंगे। तो एक वेरिएबल हमें एक और रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, पी वैल्यू, ठीक है। उसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। 1 से इनिशियलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रखेंगे कि भाई जिसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे करेंगे a, यहाँ तो हम कर देंगे a मल्टीप्लाइड बाई a। अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, p वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई a, और यहाँ पे असाइन हो गया p वैल्यू। ये क्यों करा, जैसे कि हम जैसे अब नीचे वाला चलते हैं, p वैल्यू और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है p वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई a, ये हो गया। अब इसको सेम इसी चीज को हम अप्लाई करते हुए चलेंगे। यहाँ इसको हटा देते हैं, कितना आने वाला है, ठीक है। अब जैसे p वैल्यू हमने स्टार्टिंग में p वैल्यू दे रखी है 1, p की वैल्यू दे रखी है 1, तो क्या हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या आ गया हमारे पास में, जब फर्स्ट लूप था तो क्या आया 1। सेकेंड लूप जब स्टार्ट की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या आएगा, p की वैल्यू कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना आ गया 4, तो p की वैल्यू कितनी हो गई है 4, ठीक है। अब जब स्टार्ट की वैल्यू आएगी 3 तो p वैल्यू क्या हो जाएगा, p वैल्यू इक्वल टू p वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। इसी तरीके से एंड टू एंड जितना भी b की वैल्यू होगी तब तक हम चलते रहेंगे। अब यहाँ पे हमने p वैल्यू की स्टार्ट में असाइन क्या करा है 1 की जगह पे मान लीजिए कोई गार्बेज वैल्यू होती तो उससे मल्टीप्लाई होता चला जाता, हमारा आंसर बिल्कुल गलत आ जाता।
और अगर इसको इनिशियलाइज हम 0 से कर देते हैं तो वैल्यू 0 से मल्टीप्लाइड होकर के सारी सारी वैल्यू 0 आती रहती, तो क्या आता है अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट 0 0 0। तो हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में 3-4 वेरिएबल लिए ए बी, ये तो हमारे क्वेश्चन में डिफाइंड है। स्टार्ट कहाँ से हमें लूप स्टार्ट करना वो है, और पी वैल्यू हमें वैल्यू किसके अंदर स्टोर करके रखनी है, अल्टीमेटली किसके अंदर प्रिंट करवानी है। इस तरीके से पावर फंक्शन हमारा डिजाइन हो जाएगा। अब इसको हम कोड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। फाइल सेव करते हैं, चैप्टर 08 _d_d.b था ये। यस, देखिए हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड ponyo.h void main getch for holding the screen output, ये क्लियर स्क्रीन CLRSCR। हमने वेरिएबल्स क्या क्या लिए थे हमारे प्रोग्राम के अंदर, ए बी स्टार्ट एंड पी वैल्यू। ओके, तो ए रेज़ टू पावर बी निकालना है हमें, तो ए एंड बी की वैल्यू तो हमें इनपुट लेनी पड़ेगी किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। printf एंटर वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या आ रही है ये हम इनपुट में ले लेते हैं। scanf %d फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया यहाँ पे, एम्परसेंड कर दिया हमने ए। सेकेंड printf एंटर वैल्यू ऑफ बी, scanf %d एम्परसेंड बी। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर क्लास है। ठीक है, ऐप को हमने सेव कर दिया। प्रोग्राम रन करा के हम चेक कर लेते हैं एक बार, डिबग करा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कंट्रोल F9 करा, एंटर वैल्यू ऑफ ए टू और बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर स्टार्ट इक्वल टू 1, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू बी, स्टार्ट प्लस प्लस। ठीक है, क्या था हमारे पास में, पी वैल्यू इक्वल टू पी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ए, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। और पी की वैल्यू को हमने असाइन करना था यहाँ पे 1 से। ठीक है, फाइनली हमारे पास में पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। इसको हम प्रिंट कर लेंगे पावर निकालने के लिए। printf के अंदर क्या बोलेंगे, /n a रेज़ टू पावर b इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, p वैल्यू। p वैल्यू की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ऐप को हमने सेव कर दिया, इसको हम रन कराते हैं। वैल्यू 2 की पावर 5 32, a रेज़ टू पावर b 32। अब इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं कि ये जो a और b आ रहा है ये भी इनके नाम की जगह पे वैल्यू ही आ जाए। तो क्या है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यूज है। ये आया a, ये आया b, इसको हमने कर दिया सेव, कंट्रोल F9। 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 32, ये हमारा पावर फंक्शन बन गया है। लेकिन ये हमने बनाया कितना, मेन फंक्शन के अंदर। अब इसको हमें एक अलग से फंक्शन के अंदर क्रिएट करना है। तो पहले तो हमने बना लिया, तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। वॉइड पावर, इंटीजर टाइप का पैरामीटर फर्स्ट रहेगा, इंटीजर टाइप का सेकंड पैरामीटर रहेगा। नीचे फंक्शन को हम डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन लेके आते हैं, वॉइड पावर इंट ए इंट बी। ए और बी की वैल्यू पैरामीटर के नाम डिफरेंट हो सकते हैं जो मेन फंक्शन में लेकर रखे हैं।
ये सब आया हमारे पास में। अब इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और फंक्शन तो हमारा यहीं पे काम कर रहा था हमारा, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसको हमने कर दिया यहाँ से कट, यहाँ हमने इसको कर दिया शिफ्ट इंसर्ट, ये हमारा इसके अंदर बन गया है। पी वैल्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे करी है, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे भी स्टार्ट यूज हो रहा है और पी वैल्यू यूज हो रहा है, तो इनको वेरिएबल को डिक्लेयर हमें यहाँ करना पड़ेगा, ऊपर उसकी जरूरत नहीं है। 1 से स्टार्ट यहाँ तो करने की जरूरत नहीं है। पी वैल्यू 1, F2 से सेव कर दिया। अब इस वैल्यू को हम असाइन करेंगे, फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे WERAB, जो हमने वेरिएबल्स ले रखे थे यहाँ पे आके। यहाँ पे अब हमें जरूरत नहीं है पी वैल्यू की असाइन करने की, स्टार्ट वेरिएबल की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि लूप तो अंदर चला गया। Alt F9, एक एरर आ रही है, पी वैल्यू के अंदर कुछ गड़बड़ आ रही है, पावर नॉट अलाउड टाइप। ओके, नॉट अलाउड टाइप हमने यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर गड़बड़ क्या कर दिया, नॉन रिटर्न टाइप कर दिया है, जबकि इसको रिटर्न टाइप होना चाहिए था, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब डिक्लेरेशन में इंटीजर टाइप रिटर्न कराया तो यहाँ भी रिटर्न करेगा, और अगर यहाँ लिखा है हमने तो रिटर्न फंक्शन एंड करने से पहले रिटर्न भी करना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको एक बार सेव करके डिबग करके चेक कर लेते हैं। वार्निंग दे दी कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, रिटर्न पी वैल्यू। Alt F9, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9 करा हमने, 2 5 32। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करा, ऊपर हमने पहले कैलकुलेशन उसकी मेन फंक्शन में कर ली, और जब हमें फंक्शन का हम इसको बार बार यूज करना है, हमने टेस्टिंग कर ली मेन फंक्शन के अंदर, उसके बाद हमने इसको कोड को बाहर निकाल दिया और वैल्यूज को रिटर्न करा दिया। सिंपल सा फंक्शन पावर हमारे यहाँ पे डिजाइन हो गया। अब इसी को हम यूज करते हैं फॉर लूप के थ्रू, तो कर लिया, अब इसको व्हाइल लूप के थ्रू करते हैं। क्या करेंगे, व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू बी, स्टार्ट को हम कर देंगे इंक्रीमेंट। अब क्या करेंगे यहाँ पे, पी वैल्यू इक्वल टू पी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ए। ये भी हमारा फंक्शन बन गया व्हाइल लूप के थ्रू। इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 1। ये गलत हो गया, यहाँ पे हमने कुछ जरूर गलत कर दिया होगा। यहाँ पे पी वैल्यू इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड 1। ए की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया। पी की वैल्यू को हमने, नहीं बिल्कुल सही है, 2 पावर 5 1 आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में कुछ डिबग करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट अप कर दिया हमने। ये जो पी की वैल्यू निकल रही है वो वैल्यू निकल क्या रही है अल्टीमेटली, जो भी हम कैलकुलेशन करते जा रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारे कुछ गड़बड़ है या नहीं है। पी वैल्यू ये हो गया रन, इसको स्लैश एन कर देता हूँ, न्यू लाइन के अंदर ये प्रिंट होता रहेगा। कंट्रोल F9, 2 की पावर 5 ओके। गड़बड़ यहाँ पे से हो रही क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टार्ट करा ही नहीं है। इसको स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद में इसको चेक करेंगे रिवर्स में कैसे करना है। देखिए पूरा का पूरा हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हमने जब इसकी वैल्यू यूज नहीं करी है तो मान लीजिए कि इसकी वैल्यू को तो स्टार्ट का तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि पी की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी माइनस माइनस
F2 कर दिया, कंट्रोल F9, 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 32। तो हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन कराया किससे, फॉर लूप के थ्रू, वाइल लूप के थ्रू, वाइल लूप को विदाउट वेरिएबल भी कराया और वेरिएबल का यूज करके भी। तो इस तरीके से हमारा पूरा पावर फंक्शन का डिजाइन हो गया है। ओके, अब इस पावर फंक्शन को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के 8th चैप्टर फंक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.C। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट ए जनरल पर्पस फंक्शन टू कन्वर्ट एनी गिवन ईयर इनटू इट्स रोमन इक्विवेलेंट। मतलब कि जो इंटीजर वैल्यू होती है ईयर की, उसको रोमन में कन्वर्ट करना है। और रोमन में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके लिए बोला गया यूज दीज रोमन इक्विवेलेंट फॉर डेसिमल नंबर्स। 1 को 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है रोमन के अंदर, वो इसमें लिखा हुआ है। और एक एग्जांपल दिखा गया है कि 1988, इसका रोमन वर्जन है MDCCCLXXX। ओके, तो इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए 1988 को इसने कन्वर्ट कैसे करा है रोमन के अंदर। ठीक है, इन्होंने हमें बोला कि 1000 को रिप्लेस करना है M से, 1000 इक्वल टू हो गया M। 500 को रिप्लेस करना है D से, 100 को रिप्लेस करना है C से, 50 को रिप्लेस करना है L से, 10 को रिप्लेस करना है X से, 5 को रिप्लेस करना है B से, 1 को रिप्लेस करना है I से। जो भी है स्मॉल के अंदर, स्मॉल में ये तो L है और ये I है। फिफ्टी जो है 58 I, ओके, जो भी है। तो अब 1988 को कन्वर्ट कैसे करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 1988 को हमने 1000 से डिवाइड करा है, तो हमारे पास में कितना आया, 1 आया। तो हमारे पास एक ही M लिखा हुआ, मतलब 1000 इक्वल टू M आ गया। जो फर्स्ट M है वो तो 1000 को रिप्लेस करता हुआ है। अब 988 बच गया। 988 को किससे डिवाइड करें, 1000 से तो होगा नहीं, 1000 से रिप्लेस हम कर नहीं सकते। तो 988 को हम किससे कर सकते हैं, 500 से। 500 से अगर हमने करा है तो इसका भी डिविडेंड के बाद रिजल्ट आया 1 आया है। तो 500 को रिप्लेस करते हैं D से, तो D भी 1 टाइम है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। जब इसको करा तो रिमाइंडर बच गया हमारे पास में यहाँ पे 488 को 500 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। 500 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो किस तरीके से करना है, मल्टीप्लाई 100 आ गया हमारे पास में। 100 से करा तो यहाँ पे हमारे पास में 4 टाइम आया। अब देखिए C कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीजर नंबर को रोमन के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो डिवाइड करने के रिजल्ट से प्रोसेस हो रहा है। कि जो नंबर्स हमारे पास में दिए हुए हैं, एक्चुअली हम यूज केवल वही नंबर्स कर सकते हैं जिनको कि हमको डिनोट करने के लिए दिए गए हैं सिंबल्स, उन्हीं सिंबल का यूज करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 15 को कैसे रिप्लेस करेंगे। 15 जो नंबर है उसको रोमन के अंदर इसके अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 15 हो गया 10 + 5, 10 + 5 का मतलब कितना हो गया X, और 5 हो गया V, ये हो गया 15। ठीक है, उसी तरीके से डिवाइड करते हुए जाते हैं। डिवाइड किस में करेंगे, पहले तो 1988 के अंदर डिवाइड करा 1000 से, तो 1000 को रिप्लेस कर जितना बार नंबर आया अल्टीमेटली हम इसको देखेंगे। अभी देखिए पूरा डिवाइड कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये कन्वर्ट करने का प्रोसेस हुआ है। 488 आ गया तो 4 से डिवाइड कर दिया, अब बच गया हमारे पास 88। अब हमारे पास नंबर बचता है 50 से डिवाइड करा तो आ गया यहाँ पे 1। अब बच गया यहाँ पे 38 को डिवाइड करा 10 से करा तो आ गया यहाँ पे 3। उसके बाद 8 करा, 8 को करा 5 से तो आ गया 1। अब बच गया यहाँ पे 3 को डिवाइड करा 1 से तो आ गया 3। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। तो देखिए किस तरीके से आया है, 1000 प्लस 500 प्लस
100 इंटू 4, ये कितना हो गया 400, प्लस 50 का हो गया 1, प्लस 10 मल्टीप्लाइड हो गया 3, प्लस 5 का आया 1, प्लस आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इस तरीके से नंबर को उन्होंने कन्वर्ट करा हुआ है। अब इसका नंबर कन्वर्जन देखते हैं। 1000 का जो आ रहा है m, ये लिख दिया हमने m। 500 का क्या आ रहा है d लिख दिया हमने। 100 का क्या आ रहा है c, 3-4 बार लिखना है क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करा हुआ है यहाँ पे इसको, 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 बार हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में आ रहा है 50 है l, 50 l 1 टाइम है, 10 आ रहा है 3 टाइम तो x। उसके बाद में हमारे पास में 5 आ रहा है, 5 है 1 टाइम, 1 टाइम में 5 है तो ये आ गया। उसके बाद में 3 टाइम है 5, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि नंबर को डिवाइड करते हुए जाना है जब तक कि उसका नंबर का लास्ट का रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। 0 रिमाइंडर आते ही हमारा नंबर का कन्वर्जन वहीं पे खत्म हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने हमें दिया है 1525 का, ये सोल्व करके देखते हैं कैसे है। 1525 पहले 100,000 से डिवाइड करा तो आ गया 1, अब बच गया हमारे पास 525। 525 के अंदर 500 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ गया हमारे पास में 1 आ गया, तो बच गया यहाँ पे 25 के बाद 10 से डिवाइड करा, 10 से डिवाइड करा तो आ गया 2, अब बच गया हमारे पास 5 को डिवाइड करा 5 से तो आ गया हमारे पास में 1। तो अल्टीमेटली कितना होगा, 1000 को रिप्रेजेंट करा m से, 100 को रिप्लेस करा है, 500 को रिप्लेस करा है d से, और 10 को रिप्लेस करा हुआ है 2 टाइम x आ गया, और लास्ट में आ गया 5। तो हमें नंबर से डिवाइड करते हुए जाना है जब तक कि उसमें से रिमाइंडर 0 नहीं आता। हमेशा ऑर्डर हमें कैसे चलना है, अपर से लोअर की तरफ, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें इसको डिवाइड करते हुए जाना है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले हम इसको बड़े नंबर से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। हम सेव कर देते हैं, चैप्टर 08 अंडरस्कोर d अंडरस्कोर .c, यस, हैश इंक्लूड stdio .h, हैश इंक्लूड conio .h, void main clr str gauge। ये तो हमारा प्रोग्राम का डिजाइन होगा। देखिए इसमें लिखा है राइट ए जनरल पर्पस फंक्शन, हमें इसके अंदर फंक्शन लिखना है ना कि पूरा प्रोग्राम, लेकिन फंक्शन को अटैच कैसे करें, प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो प्रोग्राम के थ्रू हम अगर उसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले इस प्रोग्राम को यहीं पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो नंबर होगा उसको हम इनपुट में लेंगे, इंट ईयर, इनपुट है इंटीजर टाइप की वैल्यू तो इंटीजर आ गई है। ठीक है, तो पहले इसको प्रिंट में ले ले, इनपुट में ले लेते हैं, प्रिंट एंटर एनी ईयर। देखिए इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये अच्छे तरीके से जान लेंगे कि हम यूज क्यों करते हैं फंक्शंस को। %d %ईयर, F2 हो गया, प्रिंट करा लेते हैं जो हमने एंटर्ड ईयर करा वो सही है कि नहीं है। एंटर्ड ईयर इक्वल टू %d, यहाँ पे आ जाएगा ईयर। जी कर दिया हमने /n, F2 से सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा हमने, ईयर एंट्री करी हमने 1987 के। ठीक है, मतलब ये तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है अभी तक का जो करा था हमने। अब हमें करना है एक कन्वर्ट करना है फंक्शन के अंदर। तो वॉइड करा हमने, ये फंक्शन है जिसको प्रिंट करा देंगे, वॉइड ईयर टू रोम। ये हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर टाइप की वैल्यू हम इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे। यहां इसको हम यूज करेंगे
मतलब यहाँ डेफिनेशन देंगे हम, डेफिनेशन में लिखेंगे वॉइड ईयर टू रोमन इन ईयर। यहाँ पे हमने वॉइड क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस फंक्शन से रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, जो वैल्यू है इंटीजर को जो नंबर आएगा उसको हम इसी के अंदर प्रिंट करा देंगे जो भी कन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में जो सिंबल दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास में नंबर आ गया इंटीजर के अंदर, तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो प्रिंट करेंगे, प्रिंट करते हुए जाएंगे। तो प्रिंट करने के हमारे पास में क्या तरीके हैं, कब तक उसको किसी से डिवाइड करते रहेंगे, जो रिमाइंडर आएगा क्या निकलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम, इंट जो ईयर आएगी वो ईयर आ जाएगी। अब हम फर्स्ट जो हमारा अकॉर्डिंग तो हमारे जो सैंपल था उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1000 से डिवाइड करेंगे ईयर को, उसके बाद 500 से करेंगे, उसके बाद 100 से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ चेक करेंगे इसको, ईयर इक्वल टू ईयर मॉड्यूलो 1000। कैसे चेक करेंगे कि जो नंबर आ रहा है हमारा मॉड्यूलो इज ग्रेटर देन अगर 0 है तो हमें आगे बढ़ते रहना है, कैलकुलेशन करते हुए चलना है। ठीक है, अब ये जो जैसे सबसे पहले तो हमारे पास में ईयर आया कितना, जो भी नंबर में एंट्री करता हुआ आया, अगर उसके मॉड्यूलो को अप्लाई करने के ऊपर 0 आ रहा है तो फिर इसकी ईयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईयर इक्वल टू ईयर मॉड्यूलो ऑपरेटर 1000, ये हो जाएगा नेक्स्ट वाले के ऊपर जाने से पहले। ठीक है, लेकिन इस पे जाने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ ईयर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। अगर हमने इसको इससे डिवाइड करा है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है तो ईयर इक्वल टू, तो ईयर हम ईयर को रिप्लेस कर देंगे इस चीज से, और ईयर जो आया है हमारे पास में कितनी बार आया है उस ईयर को हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो एक नंबर यहाँ पे लेते हैं, इंट नम इक्वल टू कर दिया हमने यहाँ पे 0 कि कितनी बार उसको प्रिंट करते हुए चलना है। जैसे व्हाइल नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नम प्लस प्लस। ये हमने क्यों करा है, क्योंकि देखिए हमारे पास में जो हमने यहाँ प्रोग्राम अभी यहाँ पे जब टेस्ट करा था तो देखिए 500 वन टाइम था तो 1000 वन टाइम था तो ये हमने m लिख दिया, 500 वन टाइम था तो हमने d को 1 बार लिख दिया, 100 4 टाइम था तो हमने इसको 4 बार c लिखा है। तो c कितनी बार चलेगा उसको हम आइडेंटिफाई किससे करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे, जो भी 1000 से 500 से 100 से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उतनी बार ही उसका जो इक्विवेलेंट रोमन नंबर है वो प्रिंट करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे वो प्रिंट करने वाले हैं ये, कि जैसे नंबर जब हमने नंबर यहाँ पे सेट करा तो नंबर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, नम इक्वल टू ईयर डिवाइडेड बाई 1000। अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू आ गई है, हमें तो चेक करना है कि नंबर कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। अब ये नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है तो नंबर तो अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और उसको अगर प्लस प्लस कर दिया तो इनफाइनाइट लूप के अंदर हम फंसते हुए चले जाएंगे। तो नंबर को हमें कैसे लेके जाना है, हमेशा लूप फिनिशिंग की तरफ। तो नंबर को क्या कर देंगे, नम माइनस माइनस, और प्रिंट में क्या करते चले जाएंगे, प्रिंट एफ, जो कि हमने अभी नोट पर डिस्कशन करा था, सेम उसी चीज के फॉलो हम करेंगे। जब 1000 लिखा जा रहा है 1000 की जगह पर प्रिंट में क्या जाएगा, एम। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 1000 के लिए। 1000 के लिए हो चुका है तो अब इसको हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे, नंबर की वैल्यू जो भी थी इसके बाद वापस से 0 हो जाएगी। अब जो ईयर था, ईयर की वैल्यू क्या कर दिया हमने, जो मॉड्यूलो ऑपरेटर करने के जो रिमाइंडर था वो ईयर के अंदर आ गया। अब ईयर के अंदर आ गया तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब इफ ईयर को डिवाइड करा 500 से, अगर वो 0 से बड़ी आती है वैल्यू तो हमें ये एक्शन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो अब हमें ये चीज सारा प्रोसेस रिपीट करना है। कब कब करना है, एडिट कॉपी करा हमने, ये शिफ्ट इंसर्ट कर दिया। ये किस किस के लिए हम प्रिंट कर रहे हैं, पहले तो हम 1000 के लिए कर दिया, अब हम 500 के लिए कर रहे हैं। ये 500, ये 500,
ठीक है। 500 के बाद में हमारे पास में क्या आया था, शिफ्ट इंसर्ट से हमने पेस्ट कर दिया। 500 के बाद में आता है हमारे पास में 100, तो ये भी 100, ये भी 100, ठीक है। इसके बाद में 100 के बाद में आ जाता है हमारे पास में 50, F2 कर लिया। अभी तक जो हमने बनाया है उसको एक बार डिबग कर लिया, कंपाइल कर लिया, कंट्रोल F9 कर लिया, रन करा लिया 1, ठीक है। अभी तक हमारे पास कोई एरर नहीं आई है। अब 50 आ गया। 50 आने के बाद में हमारे पास में आता है कितना, 10। करने के बाद में आएगा हमारे पास में शिफ्ट इंसर्ट 5, करने के बाद में आ गया हमारे पास में शिफ्ट इंसर्ट, ये तो आएगा 1 करने का मतलब तो क्या है कि जो भी रिमाइंडर के अंदर बच गया है हमारे पास में, तो उसको जितने से भी करेंगे तो उतनी बार ही चलेगा। तो उसके अंदर तो हमारे पास में इसको रन कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। लास्ट वाला जो लिंक, चलो हम तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं। वन से कर दिया इसको डिवाइड, ये 1 आ गया, यहाँ पे नंबर की वैल्यू आ गई, ये डन। और ये ईयर लास्ट के अंदर कुछ बचेगा नहीं, ये ईयर के अंदर ईयर आ गया, ठीक है। ये F2 हो गया, कंट्रोल F9 करा, अभी तक हमारे पास में कोई एरर नहीं आई है, ठीक है। अब इसको फंक्शन को हम देखिए किसके ऊपर क्या करवाना था, उस प्रिंट को हम चेक कर लेते हैं। फाइव 500 पे क्या था, D, 100 पे क्या आता है, C। ये हमारा फंक्शन पूरा कर रहे हैं। 50 पे आता है L, X के ऊपर 10 के ऊपर आता है X, फाइव पे आएगा 1 पे आ जाएगा I, ओके। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। रन कराने से पहले तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे कि हमारे पास में आ क्या रहा है। तो आ रहा क्या है, इनपुट के अंदर हम कॉल करेंगे, यहाँ हमने लिखा रोमा लिखा हुआ है तो इसको कर देते हैं रोमन, यहाँ भी रोमन है। देखिए अभी ऊपर तो हमने लिखा था ईयर टू रोमन और नीचे लिख रहा था ईयर टू रोमा, एंड मिसिंग था। इसकी वजह से एरर इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ऊपर तो डिक्लेरेशन था और नीचे डेफिनेशन है। तो सी लैंग्वेज के अंदर, टर्बो सी के अंदर जो भी यूज करते हैं तो किसी फंक्शन को विदाउट डिक्लेरेशन भी आप यूज कर सकते हो। अब इसको हमने यूज करा यहाँ पे ईयर टू रोमन, पास क्या करा हमने, ईयर पास करा, हमने इसको रन कराया। हम पास करने इसको 1988। तो देखिए MD जो हमारे पास में था, MD 4 बार C, फिर L, फिर 3 बार X है, फिर मतलब पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम आ गया है। अब इसको वापस एक बार रन कराते हैं, दूसरा बैकग्राउंड चेंज करते हैं 1525 को भी 1525, ये भी सही हो गया। देखिए हमारा प्रोग्राम जो हमारे क्वेश्चन ने डिमांड करी थी वो तो हो गई, हमने एक फंक्शन तो बना दिया है ईयर टू रोमन कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हमारे फंक्शन को करने का जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि हमने कोड तो उतनी बार वापस से बार बार रिपीट करा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन और डिफाइन करते हैं जो कॉल करेगा कि उसको कब से लेके कब तक कॉल करते हुए जाना है, कब उसको प्रिंट करना है, ठीक है। ईयर टू रोमन, इस फंक्शन को हम शॉर्ट कर देते हैं, ईयर यहाँ पे पास हो गई है, और इंट रोमन, जो रोमन कन्वर्ट होगा वो रोमन कन्वर्ट नंबर, रोमन कन्वर्ट का जो नंबर है वो हम इसके अंदर पास कर देंगे।
वे पास करने से क्या होगा कि ये रोमन कन्वर्ट नंबर जो है ये हम यहाँ पे पास कर देंगे इस जगह पे। क्यों करेंगे? ताकि जो ईयर 1000 पे जो कोड लिखा था उसके ऊपर जो जितना भी हमने कोड लिखा था हमको बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए अब इस नंबर को हम चलिए इसके फंक्शन को मैं वापस से लिखता हूँ, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, दूसरा फंक्शन लिखते हैं। इसके अंदर मैं रिटर्न करूंगा ईयर टू रोमन शॉर्ट। इसके अंदर मेरे पास में दो फंक्शन रहेंगे, दो पैरामीटर रहेंगे, एक तो इंटीजर जो पास करूंगा, एक जिससे कि मुझे डिवाइड करना है, जिसका रोमन इक्विवेलेंट मुझे कॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं फंक्शन को डिफाइन कर दिया, मैंने डिक्लेयर कर दिया, ये फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ ईयर टू रोमन शॉर्ट। देखिए नीचे वाला भी एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं इतना बड़ा कोड लिखा था, अब हमारा दूसरा फंक्शन आएगा जिसको हम शॉर्ट करेंगे, इंट रोमन जो भी उसका इक्वल होगा। ठीक है, रोमन इक्वल होगा, तो अब हमारे पास में हमें करना क्या है, सेम सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट नम इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा कॉल क्या करेंगे कि नम के अंदर हमने क्या कर दिया, नम इक्वल टू क्या कर दिया, हमने ईयर को डिवाइड कर दिया किससे, रोमन इक्वल से। कब तक हमें फंक्शन को रन कराना है, जब तक कि वाइल नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर इसको कर देते हैं इज ग्रेटर देन 0। और कैसे, नम माइनस माइनस, जो फंक्शन मैंने जहां लिखा था अंदर वही फंक्शन मैंने बाहर निकाल दिया है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, अब यहाँ पे हमें स्विच केस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में रोमन इक्विवेलेंट के काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब हम यहाँ यूज कर लेते हैं स्विच। तो इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कब किस फंक्शन का यूज करते हैं, जो भी हमारे सी लैंग्वेज के अंदर जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, किस कंसेप्ट का कहाँ पे यूज होता है, ये हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास में केसेस कितने हैं, केस पहला तो है 1000। ब्रेक करना कंपलसरी क्यों है, ताकि यहां से एग्जिट हो जाए। केस 500, केस 100, केस 50, केस 10, केस 5, केस 1। अब हमें लेना है कि 1000 होने पे प्रिंटफ के अंदर क्या देना है, वो यहां लिखना है एम। 500 होने पे लिखना है हमें डी। ठीक है, 100 पे क्या लिखना है हमको, सी। इस पे क्या लिखना है, एल। एन पे क्या लिखना है, printf v, printf i। ये हमारा प्रोग्राम हो गया।
देखिए एक तो प्रोग्राम हमने पहले लिखा था और एक प्रोग्राम अब लिख रहे हैं। मतलब एक फंक्शन पहले था जिसके अंदर हमने हर बार ये डिवाइड करा, वाइल लूप लगाया, माइनस करा, प्रिंटअप का अलग अलग स्टेटमेंट लिखा और इतने लाइन ऑफ कोड हो गया। तो उसके अंदर हमारे पास में क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन जो दूसरा फंक्शन जो हमने लिखा है उस फंक्शन के अंदर हमने क्या करा है, ये तो हमने केवल जो हमें सजेस्ट करा गया कि मल्टीपल चॉइसेस का जो प्रिंट है, हमारे यहाँ पे लॉजिक कितना सा था कि जो नंबर आ रहा है उसको डिवाइड करके यहाँ पे करना है। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा ये फंक्शन बन गया है। अब इसको हम कब तक कॉल करते हुए जाएंगे, अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, ईयर जो आ रहा है, ईयर को रिप्लेस कर देंगे इससे ईयर टू रोमन शॉर्ट। हमारे पास में कितने सारे ऑप्शंस हैं, एक तो 1000 है, कंट्रोल F9 करा, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब इसको कॉपी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस फंक्शन को जो हमने शॉर्ट वाला फंक्शन बना तो कितनी बार कॉल करना है ये डिसाइड करेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर अलग अलग है। पहले 1000 से डिवाइड करके चेक करना है, फिर हमको 500 से डिवाइड करके चेक करना है, उसके बाद में हमें 100 से चेक करना है, 1000, उसके बाद में 500, उसके बाद में 100, 50 के बाद में आ गया कितना 10, 10 के बाद में आया था 5, इसके बाद में आ गया हमारा 1। ये हमने फंक्शन को कर दिया। अब इसको हम रन कराते हैं। हमने टाइप करा 1988, तो इसके अंदर केवल एम प्रिंट होकर के रह गया है, बाकी प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये आगे क्यों नहीं गया। ईयर के अंदर चलता हुआ चला गया है, रोमन इक्विवेलेंट के अंदर चला गया, नंबर के अंदर ये चला गया। ओके ठीक है, ईयर को ईयर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि जो रिटर्न में हमारे पास में, ओके रिटर्न में हमने कुछ भेजा ही नहीं हुआ है इसके अंदर। नंबर आ गया है, रिटर्न वैल्यू जा नहीं रही थी, बाय डिफॉल्ट में कुछ वैल्यू जा रही होगी, रिटर्न नम। कंपाइलर को एरर देनी चाहिए थी, उसने दी नहीं। अलग अलग कंपाइलर का बिहेवियर अलग होता है। 1988 नंबर क्यों करा, ईयर। एग्जिट में फंस गए हम तो लूप के अंदर। वापस से कॉल करते हैं, बोलते हैं कि कहाँ पे लास्ट वाले के अंदर आकर के हम लूप में फंस गए हैं, कुछ कहाँ गलती होगी ये चेक कर लेते हैं। शॉर्ट ए, नंबर इक्वल टू 0, नंबर के अंदर ये चला गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रोमन इक्विवेलेंट नंबर चला गया, नंबर माइनस माइनस, स्विच के अंदर जाने से आई करने के 1 से डिवाइड करने पे तो इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। 1 को डिवाइड कर देंगे 1 से, भी रिमाइंडर तो हमारा 1 इक्वल टू 3। ओके, इसको हम चेक करते हैं एक एक जगह से कि कहां पर क्या दिक्कत आ रही है हमारे। प्रिंटफ %b ईयर, इसी चीज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और चेक करेंगे किस जगह पे हमारे पास फंक्शन के अंदर एरर आ रही है। तो लास्ट में आई प्रिंट करा, तो यहाँ तक चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक हमारा फंक्शन ठीक है क्या। कंट्रोल F9 करा हमने यहाँ पे कॉल करा 1988,
एम के बाद में 0 0 0 0 0 प्रिंट हो गया। ओके, यहाँ गड़बड़ आ रही है कि जो ईयर आ रहा है हमारे पास में एम प्रिंट करने के बाद में ईयर के अंदर हमारे पास में रिटर्न के अंदर 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? नंबर इक्वल टू ईयर। ओके, हमने जो रिमाइंडर वाला था वो रिमाइंडर तो लगाया नहीं कि ईयर क्या कन्वर्ट हो गया। ईयर इक्वल टू ईयर मॉड्यूलस रोमन। इसका देखिए, अब ये फंक्शन था, हमारे को जगह एरर मिली, हमने एक जगह पे ठीक कर दी तो वो सभी जगह पे ठीक हो जाएगी, हर फंक्शन के अंदर ठीक हो जाएगी। रोमन इक्वलेंट ईयर 0, ईयर रोमन नंबर। ओके, यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट का चला गया। वन 1988 MD 488। ओके, वो तो हमने ऊपर प्रिंट कर रखा था, उसकी वजह से आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। जैसा हमने नोटपैड में चेक करा था वैसे हमने यहाँ पे चेक करा। कभी भी प्रोग्राम के अंदर एरर आती है तो जिस तरीके से हमने प्रोग्राम डिजाइन करा था उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आपको डिबगिंग करने में बहुत ही आसानी होगी और आपको एरर अपनी आइडेंटिफाई हो जाएगी कहाँ पर हमने क्या दिक्कत कर दी है। प्रोग्रामिंग करते टाइम हो सकता है कुछ मिस हो जाए, इसके लिए इसको पैनिक नहीं करना कभी भी कि क्या हो गया। देखिए, पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या सीखा है कि प्रोग्राम को शॉर्ट कैसे करते हैं और नीट एंड क्लीन फंक्शन कैसे लिखते हैं, डिबगिंग कैसे करते हैं और फंक्शन का एक्चुअली यूज क्या है। ठीक है, तो हमने फंक्शन को क्या करा है, इंटीजर वैल्यू आई है ईयर की, उसको कन्वर्ट कर दिया है रोमन के अंदर। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 8th चैप्टर फंक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.D। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है आंसर द फॉलोइंग, एनी ईयर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए फंक्शन टू डिटरमाइन वेदर द ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ईयर एंटर्ड होगा कीबोर्ड के थ्रू वो लीप ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि लीप ईयर होता क्या है। इससे पहले हम लीप ईयर के ऊपर 2-3 प्रोग्राम बना चुके हैं, एक बार और हम पूरे कंसेप्ट को वापस से रिकैप कर लेते हैं। लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर वो होता है जो ईयर 4 से डिवाइडेड हो, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 4 तो लीप ईयर हो गया। और अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि 100 से डिवाइडेड होता है ईयर, कोई ऐसा नंबर जो 100 से डिवाइड होता है तो उसको जरूरी है कि 400 से भी डिवाइड हो तो ही वो लीप ईयर होगा। तो सिंपली हमें इनपुट में लेना कीबोर्ड के थ्रू, तो चेक करना है क्या वो 4 से डिवाइडेड होता है या फिर 400 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब अगर 100 से डिवाइड होता है तो वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए तो ही वो लीप ईयर होगा। और अगर 100 से डिवाइडेड नहीं है तो फिर 4 केवल ओनली डिवाइडेड किससे होना चाहिए? 4 से। ये नॉर्मल से इसका लॉजिक होगा, इसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। CH08 D_D नहीं, गलत ऐड कर दिया हमने तो इसको फाइल से एज नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसको कैसे यूज करते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। CH08 _D_D.C। यस, हम प्रोग्राम बना रहे हैं लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने का। इंक्लूड stdio.h as include conio.h void main clr scr gtch gauge इंट ईयर, जो कि हमें इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? printf एंटर एनी ईयर।
जो ईयर एंटर कर रहे हो, जिसको आइडेंटिफाई करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो उसको स्कैन किससे करेंगे? स्कैन ऐप के थ्रू। कैसे करेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर एम्परसेंट ईयर प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं क्या जो ईयर एंटर करवाया है वो सही हुआ है कि नहीं है। एंटर्ड ईयर इक्वल टू %d और यहाँ पे आ जाएगा ईयर। F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा हमने, 1990 एंटर ईयर 1990। ओके, अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो ये बताएगा कि जो लीप ईयर एंटर्ड ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। इनपुट में क्या जाएगा? पैरामीटर में इंटीजर टाइप। ऊपर डिक्लेयर कर दिया, इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं, वॉइड लीप ईयर। हमने जब डिक्लेयर करा था तो उसके अंदर पैरामीटर क्या डाला था? इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे भी एक पैरामीटर होगा इंटीजर टाइप का। कौन सा होगा? ईयर होगा। ठीक है, अब इसको वोट क्यों लिखा है? क्योंकि मैं रिटर्न कुछ नहीं करवाना, उस नंबर को केवल यहाँ पे हमको प्रिंट करवाना है कि लीप ईयर है या नहीं है। तो उसकी कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन तो क्या होगी? इफ ईयर अगर 100 से डिवाइडेड है तो मॉड्यूलो के अंदर रिमाइंडर के अंदर कितना आएगा? 0। अगर कोई ईयर 100 से डिवाइडेड है, अगर कोई ईयर 100 से डिवाइडेड है तो उसका रिमाइंडर आएगा 0। और लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको कंपलसरी है किससे? 400 से भी डिवाइड होना। तो क्या आएगा? ईयर मॉड्यूलस ऑपरेटर को अप्लाई करा 400, अगर ये भी 0 है तो क्या हो जाएगा हमारा? लीप ईयर। प्रिंटफ एंटर्ड ईयर इज ए लीप ईयर। ठीक है, पहली कंडीशन दी हो गई। अगर 100 से डिवाइड करने के ऊपर 0 नहीं आ रहा है या 400 से करने पे भी 0 नहीं आ रहा है तो चला गया। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी हमारी? एल्स इफ ईयर को अगर हमने डिवाइड करा है 4 से और तब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर। printf entered year is a leap year। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा? printf entered year is not a leap year। तो बेसिकली ये फंक्शन तो हमको लीप ईयर का था, लेकिन इसको फंक्शन के थ्रू दिखाना था, इसलिए हमने इस फंक्शन को बनाया है प्रोग्राम के अंदर। अभी तक हमने जब भी प्रोग्राम बनाया है तो इसको हमने हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही काउंट करा है, लेकिन इस बार हम इसको फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लीप ईयर, यहाँ पास क्या कर देंगे हम? ईयर पैरामीटर। F2 हो गया, कंट्रोल F9, एंट्री करिए हमने 2000। देखिए 2000 400 से भी डिवाइडेड है, 100 से भी डिवाइडेड है, तो 4 से भी डिवाइडेड है, तो ये लीप ईयर होना चाहिए। एंटर्ड ईयर इज ए लीप ईयर। ओके, ठीक है। अब कोई एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 1900। ये क्या है? 100 से डिवाइडेड है, लेकिन 400 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए। एंटर्ड ईयर इज ए लीप ईयर। कैसे? 100 से डिवाइड कर दिया, 400 से डिवाइड करा तो लीप ईयर नहीं है ये। बट 4 से डिवाइड करते हैं तब ये लीप ईयर आ जाता है। तो कंडीशन के अंदर क्या है हमारे पास में? फॉल्स। इफ ईयर मॉड्यूलस ऑपरेटर 100 से अप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा, हमने क्या कर दिया यहाँ पे? एंटर्ड ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। तो इस तरीके से हमारा लीप ईयर का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 8 चैप्टर फंक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.E। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया ए पॉजिटिव इंटीजर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए फंक्शन टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। फॉर एग्जांपल, prime factor of 24 are 2, 2, 2 and 3, where prime factor of 35 are this।
ओके, देखिए प्राइम फैक्टर निकालना में किसी भी नंबर का, तो प्राइम फैक्टर 2 का कैसे निकाल रखा है इसने, 2 2 2 3। अल्टीमेटली 24 को हमें डिवाइड करना स्टार्ट करना है सब मिनिमम नंबर से। तो मिनिमम जो नंबर जहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट होता है वो था 2 से। 2 से डिवाइड करा तो कितना आया 12, फिर 12 को डिवाइड करा 2 से तो आ गया यहाँ पे 6, फिर 6 को डिवाइड करा हमने यहाँ पे 2 से तो आ गया यहाँ पे 3, फिर 3 को डिवाइड करा 2 से करा तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड करा तो आ गया 1। तो जिस जिस नंबर से हमने डिवाइड करा था तो वो नंबर इसका प्राइम फैक्टर हो गया। वैसे ही 35 है, 35 को डिवाइड करना स्टार्ट किया 2 से करा नहीं होता डिवाइड, 3 से करा नहीं होता डिवाइड, 4 से करा नहीं होता, 5 से डिवाइड करा तो आया 7। अब 7 को जब डिवाइड करा 1 से 2 से डिवाइड करा नहीं होता, 3 से करा नहीं होता, 4 से करा नहीं होता, 5 से करा नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 7 से होता है, ये आ गया 1। तो जब तक हमें डिवाइड करते हुए रहना है जब तक कि उस नंबर से लास्ट में 1 नहीं है। जब लास्ट का जो नंबर आता है किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद में उस नंबर को केवल 1 से डिवाइड करा जा सके और किसी से नहीं, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए, तब तक वो हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस फंक्शन को करने के लिए, प्रोग्राम कन्वर्ट करने के लिए हमें तो नंबर जो डिवाइड स्टार्ट करना पड़ेगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्टार्ट 2 से, और ले जाना कहाँ से पड़ेगा, जब तक नंबर की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। ओके, 1 क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि पहले 24 को डिवाइड किया 12 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया, फिर रिजल्ट में 1 आया, तो 1 वहां पे खत्म हो गया हमारा। तो उसको हम सेव करते हैं ch08_b_e.c। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main फंक्शन होता है, इसके अंदर सबसे पहले CLRS फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GTCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। हमें फंक्शन लिखना है, कौन सा फंक्शन लिखना है, जो कि निकाल के दे हमें प्राइम फैक्टर, void प्राइम फैक्टर। इनपुट में क्या जाएगा, केवल न्यूमेरिक वैल्यू जो कि इंटीजर होगी, तो उसके लिए उसको ले लेंगे एंटर एनी नंबर, तो नंबर आ जाएगा, इंट के अंदर आ जाएगा नंबर। इसको ले लेते हैं इनपुट हम, प्रिंट एंटर एनी नंबर। नंबर को कीबोर्ड से एंटर कर लेंगे स्कैनर के थ्रू। कैसे लेंगे, फॉर्मेट स्पेस पे लगा %d, यहाँ पे लगेंगे %dir। प्रिंटफ के अंदर चेक कर लेते हैं क्या जो हमने नंबर एंटर करा था सेम एंटर हुआ है कि नहीं। एंटर्ड नंबर इज %d, यहाँ पे आ जाएगा नंबर। सेव करा, कंट्रोल F9 करा, नो। कंट्रोल F9, एंटर एनी नंबर, तो हमने एंटर कर दिया 12, एंटर नंबर इज 12। ओके ठीक है, जो नंबर हमने एंटर करा था बिल्कुल वही हमारा एंटर हुआ है। ठीक है, हमने जो नंबर ऊपर डिक्लेयर करा है फंक्शन, उस फंक्शन की अब डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में क्या आएगा, void प्राइम फैक्टर, पैरामीटर कौन कौन से होंगे इसके, इंटीजर जो भी नंबर आएगा वो इसका पैरामीटर हो गया। अब हमें निकालना है कि जो नंबर आ रहा है उसको डिवाइड करना शुरू करना है, किससे, 2 से करना है, और कहां तक ले जाना है, जब तक कि लास्ट नंबर 1 नहीं हो जाता। तो तब तक लेके चलना है हमको, while नंबर इज ग्रेटर देन 1, 1 से जब तक बड़ा है तब तक ही हमें इसको रन कराना है। रन कराना है इसको करा तक, कहां तक लेकर के जाना है, कहां तक लेके जाना है, इंट यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया फैक्टर नाम से
वेरिएबल ले लेते हैं और इसकी शुरुआत जब भी करेंगे हम तो 2 से करेंगे, तो इसको शुरुआत हमेशा इसकी यहां से कर देंगे वाइल के अंदर से, क्योंकि इसको हर बार हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वापस से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। वाइल नंबर डिवाइडेड बाई फैक्टर, प्रिंटफ क्या आ जाएगा, %d, यहां पे आ गया फैक्टर। ठीक है, नंबर को हम चेंज करते रहेंगे, लेकिन नंबर को चेंज कब तक करते रहना है वो हमें कैसे पता लगेगा। देखिए जो नंबर आया था हमारा, उस नंबर को हमें डिवाइड करना शुरू करना हमेशा 2 से। लेकिन अब ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बट ये अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसका मॉड्यूलस 0 नहीं हो, मॉड्यूलस हमेशा 0 ही होना चाहिए तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसको तो हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन ये फैक्टर है कि नहीं है ये हम यहाँ पे काम करेंगे। ये हमने कंडीशन यहाँ पे गलत लगा दी है, कंडीशन हमारी यहाँ लगेगी, इफ नंबर के ऊपर जब मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करा है हमने, अगर वैल्यू आ गई है 0 तो मतलब कि फैक्टर आ गया %d, एल्स नहीं आएगा। फैक्टर को इंक्रीज कर देंगे हम प्लस से। ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड करा, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर 3 पे चला जाएगा, 3 पे नहीं हो रहा तो फिर 4 पे चला जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि नंबर की वैल्यू अब हमें ये चेक करना है कि ये लूप कब तक चलना है। ये लूप कब तक चलना है, इस लूप को हम यहां से कट कर देते हैं। ये लूप तब तक चलना है जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता एक बार में। कब तक, तब कि नंबर फैक्टर अप्लाई करने के ऊपर 0 नहीं आता, जब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, और ये कंडीशन चाहे कोई भी हो, ट्रू या फॉल्स हो, फैक्टर की वैल्यू हमेशा ऊपर बढ़ती हुई चली जाएगी। अगर ये फैक्टर इक्वल टू 0 हो गया है तो क्या हो जाएगा, जो नंबर है नंबर वापस से चेंज हो जाएगा। क्यों, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई फैक्टर से ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लूप हमने यहाँ पे रन कराया है तो लूप चलेगा ही नहीं। इफ नंबर इक्वल टू दिस, तो इस लूप को हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा, कि जब तक फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है इज लेस देन है नंबर से, क्योंकि खुद नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, तब तक ये हमारा नंबर चलता रहेगा, अदरवाइज ये नंबर हमारा नहीं चलेगा और ये हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये जैसे ही आया ये डिवाइड होता है तो इसको यहां से हम लूप से बाहर निकाल देंगे। Alt F9 करा हमने, कोई एरर नहीं आई है। कंट्रोल F9 करा हमने, एंटर एनी नंबर 1 2। ठीक है, फंक्शन तो हमने अब कॉल ही नहीं करा था, फंक्शन कॉल नहीं करा तो सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर नंबर, F2 कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया, नंबर डाला हमने 1 2। 1 2 का फैक्टर इसने बताया हमारे पास में 2 2 नहीं, ये हमारा फंक्शन किसी इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस गया कहीं जाकर के। इसको वापस से चेक करेंगे,
कहाँ फंसा इनफाइनाइट लूप के अंदर। देखिए मैं आपको बार बार ये सारी चीजें रिपीट इसलिए करता हूँ कि जनरली प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस करके परेशान होकर के रह जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इनकी डिबगिंग कैसे करनी ये भी हमें चेक होना चाहिए कि डिबगिंग करें कैसे। इन फैक्टर देखो यहाँ पे आया था हमारे पास में 2 से हमने स्टार्ट करा और ये हमारा जो फंक्शन है फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू नंबर है, नंबर से कम है तो फैक्टर प्लस प्लस होता चला गया है। तो इसको यहां से भी स्टार्ट करना है, ठीक है। ये लूप इनफाइनाइट में फंस गया है क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 हमेशा रह जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे नंबर को नंबर से डिवाइड होना चाहिए, यहां तक हम इसको लेके चले जाते हैं। ओके, कंट्रोल F9 1 2 2 2 3 ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसके अलावा हम जैसे डालते हैं कंट्रोल F9 35 5 7 बिल्कुल आ गया। किस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया ये वाला भी। ओके, थैंक यू।